बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की आवाज़ है। आज आप किताब बहाव का आखिरी एपिसोड सुन रहे हैं। इसके मुसन्निफ मुस्तनसर हुसैन तारड़ हैं। आवाज़ लुबाबा हैदर की है। इस किताब के लिए हमसे ताउन किया है ट्रस्ट ने। वो अपने छप्पर की तरफ जाता था जब उसने बस्ती में से माती और उसके पुत्रों की गढ़ निकलते देखी। उसके पहियों में से दगड़ दगड़ की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि वो एक सुस्त और ठहरी हुई चाल से डोलती जाती थी। माती बैलों के बीच बैठी उन्हें हाँकती थी। उसके पीछे उसके तीनों पुत्र वांगू, चंद्रू और झोरिया बैठे थे। उनके साथ गागरी की बहन कवासी थी, जिसका बच्चा भूख से मरा। गट के साथ उनकी पोटलियां लटकती थी। पीछे पीछे दो लागर बैल जैसे घसीटते आते थे। उन सबके स्याह महांदरों में जर्दी ठंडी हो रही थी। उनके पेट इतने पिचके हुए थे और टांगों पर मांस इतना थोड़ा था कि वो सूखी लकड़ियां लगती थीं। वो सब जैसे एक नींद में थे, ऊँघते हुए। उनके जानवर भी उन जैसे थे, गट को मुश्किल से खींचने वाले, भूख से गिरते और बड़ी बड़ी हड्डियों वाले। पकली ने आवा चढ़ाया तो उसकी बू बस्ती तक गई, और वो सब जो दीवारों के साथ टेक लगाए पड़े थे हैरान हुए कि ये अब क्या बनाएगी और किसके लिए पकाएगी। बर्तन भांडा तो कनक बाजरे के लिए होता है, घड़ा पानी के लिए आता है, और घुग्गू घोड़े बच्चों के लिए, तो उन सबकी अब किसे मांगे। डोरगा पिछले कई दिनों से अपनी पक्की चार दीवारी में पड़ा था। उसने हार तो नहीं मानी थी, क्योंकि वो हार मानने वालों में से नहीं था, पर आसपास रुखों में, बस्ती में कहीं भी खाने को कुछ ना था। सब्ज घास का एक तिनका ना था, निरा मछली का मांस था, और दरिया का पानी कम होने से पहले तो मछली बहुत थी, पकड़ने में आसान थी, पर अब वो भी बहुत थोड़ी रह गई थी, और मछली का मांस निरा कोई कब तक खाए। अब उसे देखकर तो डोरगा को उपकाइयां ही आने लगती थी। वो आंखें बंद करके मुंह में रखकर निगलने की कोशिश करता तो बाहर को आता। उसका जुस्सा तो बस कनक के स्वाद को तरसता था, सिर्फ एक बुरकी रोटी की। वो हिम्मत नहीं हारा था, बस वो देखता था जो उसे मोहिंजो से लाया था कि वो क्या करता है, कब जाता है और किधर को निकलता है। उस सवेर जब वो सिंधु में तैरती कश्ती में था, वर्चन को देखता था, फिर उसके पीछे पीछे आता था, तो अब भी वो उसे देखता था और उसने उसी के पीछे पीछे जाना था। उसे तो खुद नहीं पता था कि उसने किधर जाना है, यहां से कहां जाना है, पर एक डर उसके कलेजे को खाता था। वो अपने हाथों से बनाई हुई चार दीवारी को छोड़ना नहीं चाहता था, और फिर उसे यहाँ एक काम और भी करना था। उसने मेल को जाना था। वो उसे सुनता था, कान लगाकर सुनता था कि वो वहां है और डकराता है। पकली ने और वर्चन ने भी कहा कि वहां कुछ नहीं है और तुम्हें कोई नहीं बुलाता, पर वो जानता था कि वो वहां है, उसे बुलाता है, और उसने आखिर को मेल को जाना है। उसने पहले रुखों में जाकर मेल करना था और फिर कहीं जाना था। पकली आवे के पास खड़ी थी। ये मेरा बर्तन पकाने को आवा चढ़ाया है? डोरगा बोला, नहीं, मैं घड़े पकाती हूँ घाघरा के लिए। घाघरा के लिए? हाँ, पानी तो घड़ों में होता है। उन घड़ों में जो पकली पकाती है और उन पर काले रंग से पत्ते बूटे उलेगती है, तो उनमें पानी होता है। अगर घड़े ना हो तो पानी कम होगा। वो आएगा तो जाएगा कहाँ? वो आवे में से निकलने वाले धुएं को देखती थी। उसके दोनों बच्चे, जो अब इतने बच्चे नहीं थे, कुछ दूर खड़े डरते थे। उसका घर वाला बहुत दिनों से वहां नहीं था। वो दरिया के साथ साथ कहीं चला गया था कि वो भूख से बेहाल हुआ था और कह गया था कि मैं उधर जाकर देखूंगा, कहीं पानी है, कनक है, तो फिर आकर तुम्हें भी ले जाऊंगा। पर वो बहुत दिनों से गया हुआ था और उसके जाने से पकली की हिम्मत घट गई थी। वो बस बैठी रहती थी। उसके बच्चे उसके चेहरे पर बैठने वाली मक्खियां उड़ाते रहते थे। एक रोज वो सवेरे छप्पर से बाहर निकलकर बैठी तो फिर वहीं बैठी रह गई। बच्चे रुखों की तरफ गए थे कि कुछ खाने को मिले, और वो वहीं सारा दिन धूप में बैठी रही। बस उस दिन के बाद उसे कुछ हुआ था, और अब वो घड़े पका रही थी। घड़े? घाघरा के लिए? डोरगा ने फिर कहा। पकली उसे देखकर हंसी। हाँ, तुम तो अपनी पक्की ईंटों में बंद रहते हो, और वो कनक भालने गया है, लौटा नहीं। और मुझे पता है कि अगर घाघरा के किनारे एक के ऊपर एक घड़ा रखा जाए, और ऐसे साथ साथ कि दूर से वो ऐसे लगे जैसे बहुत सारी औरतें जुड़ के बैठी हैं घाघरा के किनारे, तो पानी आएंगे। जब वो देखेंगे कि घड़े खाली हैं और उनका इंतजार करते हैं, तो वो आएंगे उन्हें भरने के लिए। कल आवा तैयार होगा पक्कर, तू मेरा साथ देगा उनको उधर ले जाने में? पकली का महांद्रा बदला, ऐसे कि वो एक छोटी सी बच्ची लगने लगी, और डोरगा को कहना पड़ा कि हाँ, मैं तेरे साथ घड़े उठाकर उधर ले जाऊंगा, पर अब तू छप्पर के अंदर चल। वो उसका हाथ पकड़कर छप्पर के अंदर छोड़ आया। उसके दोनों बच्चे भी उसके साथ आकर बैठ गए। असल में वो दोनों अब कद काट में इतने ही थे जितनी की पकली। एक तो बिल्कुल पकली ऐसा था। जू जू आवे के अंदर आग तेज होती जा रही थी, तो उसकी वो कम होती जा रही थी। तीसरे रोज जब आवा पक्का ठंडा हुआ, तो उसने पकली के साथ वो घड़े घाघरा के किनारे तक रखकर आने के लिए उठाए। वो जानता था कि धूप में पड़ी रहने की वजह से और पेट सुकड़ने की बिना पर बस्ती के दूसरे लोगों की तरह पकली भी अब वो ना थी जो पहले थी, और इसीलिए उसने वो घड़े चुपचाप उठाए और घाघरा के किनारे एक के ऊपर एक रख दिए, पाल बनाकर, और वो दूर तक चले गए। दूर से वो ऐसे दिखाई पड़ते थे जैसे बहुत सी औरतें जुड़ी बैठी हैं। जब आखिरी घड़ा रखकर वो वापस आया, तो पकली फिर धूप में बैठी थी।
وہ مسکرا رہی تھی. اس کے بچے اس کا ایک ایک ہاتھ تھامے اس کی ہتھیلیوں پر جھکے تھے. ڈورگا کا سانس ٹکتا نہیں تھا. گھڑے خالی تھے پر آوے سے گھاگرے تک کم سے کم کوس کا راستہ تھا اور وہ منہ اندھیرے سونے ڈھو رہا تھا. اس کا زور گھٹ گیا تھا. وہ چلتا تو ٹانگیں بوجھ اچھی طرح سہار نہ سکتی اور کمزوری کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے چرمرے سے ناچتے. وہ اس کے قریب ہوا اور کہنے لگا, تو اندر چل, یہاں دھوپ ہے. نہیں, میں یہیں رہوں گی, تو مجھے یہیں پڑا رہنے دے. نہیں, اٹھ. ڈورگا آگے ہوا تو اس کے مہاندرے کا ٹھہراؤ ڈوبنے لگا. نہیں, مجھے یہیں رہنے دے, دھوپ میں, یہاں سے گھاگرا دکھائی پڑتا ہے. پکلی کے آوے سے گھاگرا کا وہ حصہ دکھائی دیتا تھا جو ٹاپوں کے گرد بل کھا کر جیسے ریت میں گم ہوتا تھا. ڈورگا کے اندر اس کا ڈر آیا کہ پکلی آج ایسی کیوں ہے. اسے کچھ شک بھی ہوا کہ وہ ایسی کیوں ہے, پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو, کیونکہ یہ وہ عورت تھی جس نے اسے اس کا پہلا گھر دیا تھا, جس کے پاس وہ آتا تھا. ڈورگا نے بھی دانت نکال دیے جو دھوپ میں لشکے. چل, اب تو خوش ہو. سارے گھڑے جو نے پکائے تھے گھاگرا کے کنارے ایک کے اوپر ایک رکھ دیے ہیں میں نے. اب تو اس میں پانی آئے گا. کیوں آئے گا نا, تو کتنا پانی آئے گا؟ گھاگرا میں اب کبھی پانی نہیں آئے گا. پکلی نے ڈورگا کو دیکھا. ڈورگا کی مسکراہٹ بند ہوئی. نہیں آئے گا؟ تو نے اتنی محنت سے جو گھڑے بنائے ہیں ان پر پھول بوٹے اولے کے ہیں اور آوا چڑھا کر انہیں پکایا ہے, اور اب گھاگرا کے کنارے وہ خالی پڑے ہیں, تو وہ بھریں گے؟ نہیں بھریں گے. میں نے گھڑے اس لیے تو نہیں بنائے کہ ان میں پانی بھرے گا. کہاں سے بھرے گا؟ وہ تو گم ہوا اور ساتھ میں اس بستی کو بھی لے گیا. تو اپنی چار دیواری میں بند تھا. تو نے دیکھا نہیں کہ میں نے اس بار جو دن رات ایک کر کے ان گھڑوں پر بیل بوٹے اولے کے ہیں, مور کے پر اور مچھلی کے چانے بنائے ہیں, پیپل کے پتے اور پھول سجائے ہیں, تو نے نہیں دیکھے؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھے. پاروشنی پوچھتی تھی, پکلی یہ بیل بوٹے تم کیسے الیک لیتی ہو؟ وہ رکھوں میں سے میرے لیے پتلی شاخیں لایا کرتی تھی اور پوچھتی تھی. میں کہتی تھی کہ یہ بیل بوٹے میرے سر میں نہیں ہیں, یہ تو ان ٹہنیوں اور شاخوں میں ہوتے ہیں جنہیں رنگ میں ڈبو کر جھنجروں, ڈولوں, سینکوں اور گھڑوں پر میں پھیرتی ہوں. یہ آپ ہی آپ بنتے چلے جاتے ہیں. اور یہ تو اسی نے بتایا تھا کہ میں گھڑوں پر مچھلی کے چانے بناتی ہوں, نہیں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ کیا بناتی ہوں. یہ سب تو بنتا چلا آ رہا تھا اور میں بھی اس کو بناتی چلی جاتی تھی. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جھنجر میں پانی ہوتا ہے, اس لیے اس پر پانی میں رہنے والے جانور کا بوٹا بناتے ہیں. تو ڈورگا, میں نے یہ بوٹے بنائے دن رات ایک کر کے. وہ رکی اور چپ ہو گئی. ڈورگا بھی وہیں بیٹھا رہا جہاں تھا. سانس روکے وہ سنتا رہا. پھر اس کا سانس ٹھیک ہوا تو وہ بولنے لگی. ایسے بوٹے بنائے جو میں ساری حیاتی اس بستی کے لیے بناتی رہی, اور پھر ایسے بھی بنائے جو ابھی تک نہیں بنا سکی تھی, اور وہ صرف ٹہنیوں میں چھپے ہوئے تھے. میں نے انہیں نکالا اور کہا کہ اس کے بعد تم باہر نہیں آؤ گے, میرا ہاتھ نہیں ہوگا تو کیسے آؤ گے؟ اور وہ آئے. ایسے ایسے نرالے بوٹے ڈورگا کہ میں دیکھتی تھی تو حیران ہوتی تھی کہ یہ کہاں تھے اور آج تک کیوں نہیں بنے. شاید انہیں بھی پتا چل گیا تھا کہ اب سب کچھ سوکھنا ہے, ابھی باہر آنا ہے اس ٹہنی میں سے جس میں ہم چھپے ہیں, اور وہ ہاتھ جو ہمیں الیکتا ہے بعد میں نہیں ہوگا. دھوپ تپتی ہے, چھپر میں چلتے ہیں, آؤ. نہیں, پکلی نے غصے سے کہا. اور سنو, میں نے یہ سارے جتن کیے, بیل بوٹے ایسے ایسے بنائے جو, اور تم نے دیکھا نہیں کہ آج تم جتنے گھڑے لے کر دریا پر گئے ان سب پر الگ الگ بیل بوٹے تھے, کوئی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتا تھا. اچھا, پر کیوں؟ اب ان گھڑوں کی پال ادھر کنارے پر ہے, اور ابھی کناروں کے اندر تھوڑا بہت پانی ہے, اور پھر یہ بھی سوکھے گا, اور پھر صرف کنارے رہ جائیں گے. ریت بھی آئے گی, ہوا بھی, اور میرے گھڑے گریں گے ٹوٹ کر, اور اسی ریت میں دبتے جائیں گے. پھر اور ریت آئے گی, شاید کبھی میں بھی آئے, اور کبھی پتہ نہیں کب. آج سے کئی رتوں بعد میرے گھڑوں کی ٹھیکریاں گھاگرا کے خشک راستے میں سے نکلیں گی, اور لوگ دیکھیں گے, وہ ان کے بیل بوٹے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ کیا سونے اور عجب بیل بوٹے ہیں جو کسی نے بنائے. وہ کس کا ہاتھ تھا جس نے انہیں بنایا, اور کب بنایا؟ جب کہتے ہیں کہ ادھر بستیاں تھیں اور دریا تھا اور رکھوں میں مور بولتا تھا, تو ڈورگا وہ میرے ہاتھ کو یاد کریں گے. ڈورگا نے اپنی آنکھیں جھپکی, ان میں تھوڑا پانی تھا. چل اندر چل. پکلی نے صرف سر ہلایا اور اسے وہاں سے چلے جانے کو کہا. وہ اٹھا اور بوجھل پاؤں اٹھاتا اپنی چار دیواری میں آ لیٹا. شام کو وہ باہر آیا تو پکلی وہیں تھی, اسی حالت میں ٹیک لگائے, اور اس کا سانس چلتا تھا. اسے اگلی سویر اس نے دیکھا کہ سانس نہیں ہے, تو اس نے اسے اس برتن میں ڈالا جو وہ پہلے سے بنا چکی تھی, اور اسے اٹھا کر ادھر لے گیا جدھر ایسوں کو لے جاتے تھے جن کے سانس ختم ہوتے تھے. رکے ہوئے پانی کے کیچڑ میں لوگ جھکے ہوئے تھے. انہیں لگتا کہ گدلے پانی میں کوئی سایہ سا تیرتا ہے جس پر وہ تیزی سے جھپٹتے. سارا دن وہ یہی کرتے رہے. کبھی کبھار ان کے ہاتھ کو چھوٹی سی مچھلی آ جاتی. پاروشنی ان سے دور جب ان کو دیکھتی تو پل دو پل کے لیے اس کا منہ کھل جاتا کہ یہ لوگ دریا کے درمیان کیسے کھڑے ہیں, پانی میں ڈوبتے کیوں نہیں. اور پھر اس کے اندر ڈر زور زور سے دھڑکتا کہ یہ تو سچ مچ دریا کے بیچ کھڑے ہیں, پانی ان کے گھٹنوں تک آتا ہے, اور ایک دن یہ اور نیچے ہوگا, اور ایک دن بے اند کچھو اس میں تیزی سے
ادھر ادھر چلتے کہ اپنے آپ کو کہیں چھپا لیں، پر پانی کی کمی کی بنا پر وہ اور زیادہ دکھائی دینے لگتے۔ کسی نے ایک بڑا مگرمچھ بھی دیکھا جو اپنی پوچھل پٹکتا تھا اور پانی میں چلتا اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ ان کے کھانے کو کچھ نہ تھا اور وہ گدلے پانی سے پیٹ بھرتے تھے۔ ورچن وہیڑے کے کونے میں ٹیک لگائے بیٹھا رہتا اور اسے دیکھتا کہ وہ کیا کہتی ہے، پر وہ چپ تھی اور وہ ایسے ختم نہیں ہونا چاہتا تھا، یوں کچھ کیے بغیر ہاتھ پر ہاتھ دھرے، پر وہ چپ تھی۔ وہ بولے تو کچھ ہو اور وہ اس سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ پاروشنی کے جسے میں بھی کالی زردی پھیلتی تھی، اس کی آواز آگے پیچھے ہوتی اور کم آتی، پر وہ ہر سویر گھاگرا کے کنارے ضرور جاتی۔ اسی نے ایک سویر ورچن کو بتایا تھا کہ ادھر کنارے کے ساتھ گھڑے ایک دوسرے پر رکھے ہیں اور ان پر ایسے بیل بوٹے ہیں جو اس سے پہلے نہ اس نے دیکھے اور نہ پکلی نے بنائے۔ وہ اتنے سونے تھے کہ اسے اپنی بھوک بھولی اور گھاگرا کی خشکی بھولی۔ وہ وہیں کھڑی انہیں دوپہر تک دیکھتی رہی۔ سمرو اپنے چھپر پر رہتا اور ہر شام آتا اور تھوڑی دیر ان دونوں سے پرے ہٹ کر بیٹھتا اور چلا جاتا۔ ان سے اب بات نہیں ہوتی تھی، بات کے لیے زور چاہیے اور وہ کم ہو رہا تھا۔ دھروا اپنے بیلوں کی راکھی بیٹھتا تھا، پر ایسے کہ اب اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اندر باڑے میں وہ سانس لے رہے ہیں یا ان کی آنکھیں پتھرا چکی ہیں۔ اگر سانس لیتے ہیں تو کتنے ہیں؟ وہ انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دے رہا تھا۔ جو ان کے لیے چارہ لاتے تھے ان کے لیے چلنا پھرنا دوبھر ہو چکا تھا۔ دھروا اپنے تھڑے پر بیٹھا رہتا، اس کی تھوڑی سے لٹکتے بال کاہلی سے ہوا میں سرسراتے رہتے۔ گجروں، چمروں اور اپلے تھاپنے والے قومی اس کے سامنے سے گزرے اور دور ہو گئے۔ ماتی کے بعد انہوں نے بستی کو چھوڑا۔ ان کے بعد ہر روز کوئی نہ کوئی اٹھتا اور چلا جاتا۔ کچھ ریت میں 2-3 دن سفر کے بعد لوٹ آتے کہ وہاں بھی کچھ نہیں۔ ایک شام مندرا، جو ان میں سب سے زیادہ بوڑھا تھا، ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ورچن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پوچھنا چاہا تو وہ لڑک گیا، جانے وہ کب سے جا چکا تھا۔ ورچن اسے اٹھا کر رکھوں میں لے گیا کہ اسے وہاں رکھا ہے جہاں اس کے مائی باپ کے پنجر تھے، جن کے ساتھ دکھی ہونے پر وہ لیٹتا تھا اور روتا تھا۔ اس نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ رخ اب وہ نہیں ہے، وہ بھی ان کی طرح بھوکے اور پیاسے ہیں اور سکڑ چکے ہیں۔ پتے یا بوٹیاں کہیں نہ تھے، سوکھے وہ رخ تھے، ٹیڑے میڑے، اور ان کے گرد ریت جمع ہو رہی تھی۔ اس کے مائی باپ کے پنجر پتہ نہیں کون سے رخ کے تنے میں تھے۔ اس نے مندرا کو گرے ہوئے کھوکھلے تنے کے اندر رکھا اور بستی کو لوٹ آیا۔ میاؤں میاؤں، شاید مور بولا، وہ ابھی تھا۔ پوماک کا پالا کم ہونے لگا، اور پالا بھی کیسا تھا، دھوپ میں ایسی خشک تیزی تھی کہ وہ ہر جسے اور بوٹے کو چوستی تھی اور سکھا کر پھوک بنا دیتی تھی۔ بستی اور گھاگرا پر دھول ابھی تک ٹھہری ہوئی تھی اور نہ کم ہوئی تھی۔ ہوا اپنے ساتھ ریت لاتی جو گلی میں بچھ کر چوکھٹوں تک اونچی ہونے لگی۔ پھر چیتر میں رت بدلی تو ہریالی اور کھلے موسموں کے بجائے تپش نے ہر شے کو چاٹنا شروع کر دیا۔ کنووں میں سے پانی اتنی مٹی بھرے نکلتے کہ انہیں پینے کے بجائے نگلنا پڑتا۔ گھاگرا کا سارا پاٹ چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں بدل چکا تھا اور وہ بھی سوکھتے جاتے تھے۔ ان میں بہت کم کوئی مچھلی پھڑکتی۔ چھپروں کی کچی دیواریں ڈھہ رہی تھیں، ان کے ساتھ ٹیک لگا کر اونگنے والے بھی اب ان کے ساتھ ڈھہ رہے تھے۔ بستی میں بہت کم لوگ رہ گئے تھے، کچھ تو وہیں ٹیک لگا کر پار پہنچ گئے اور کچھ نکلے اور ریت میں کھو گئے۔ ان میں کئی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، بس اس بستی کے آس پاس ریت کی دنیا میں سفر کریں گے، جہاں پانی ملے گا پڑاؤ کریں گے اور جو ملے گا کھا لیں گے، پر اپنا آسمان نہیں چھوڑیں گے، چاہے آنے والے دنوں میں ہمارے بیچ سے پھوٹنے والوں کو یہ یاد رہے یا نہ رہے کہ ہم بھی کبھی بستے تھے۔ اب وہاں صرف پاروشنی، ورچن، سمرو اور ڈورگا بچے تھے۔ دھروا، جو ان بیلوں کی راکھی کر رہا تھا جو باڑے کے اندر تھے، مردہ یا زندہ اس بارے میں وہ نہیں جانتا تھا، پر وہ راکھی کرتا تھا۔ ڈورگا کبھی کبھار بستی کی طرف آتا، اب وہ پہلے سے بھی زیادہ جھک گیا تھا۔ وہ پاروشنی کے وہڑے میں جھانکتا اور واپس چلا جاتا۔ پاروشنی اب ایسے لگتی تھی کہ بس پنجر ہے، اس پر کس کر ماس چڑھا ہوا ہے۔ اس کی پسلیاں باہر نکل آئی تھیں اور آنکھیں بھی باہر آ گئی تھیں۔ اس کا جسم سوکھ گیا تھا۔ پاروشنی ایک پنجر تھی جو بس ٹیک لگائے سانس لیتا تھا۔ اس کے قریب ورچن تھا جو اس پنجر کو دیکھتا اور سوچتا تھا کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے، پھر اس کی طرف دیکھتا کہ اس کی ابلتی آنکھیں کیا کہتی ہیں۔ وہ کچھ نہیں کہتی تھی، اس لیے وہ سوچتا کہ ایک دن اور دیکھ لوں، ایک دن اور سمرو بھی آتا، گرتا پڑتا۔ وہ پہلے کچھ زیادہ زور والا نہیں تھا، اور اب تو کئی دنوں سے، پتہ نہیں کتنے دنوں سے، صرف مٹی بھرا پانی پیٹ میں جاتا تھا تو وہ آتا تھا اور پاروشنی کے وہڑے میں جھانک کر چلا جاتا۔ پاروشنی کے وہڑے میں اب بہت ریت تھی، وہ جھاڑو دینے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ پانی بھی وہ دونوں مل کر نکالتے اور اس کیچڑ کو گلے میں اتار کر پھر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتے۔ ڈورگا کئی دن نہ آیا تو پاروشنی کے اندر ڈر اترا کہ اسے کیا ہوا۔ وہ اپنی چار دیواری میں پڑا تھا اور سویر ہونے کو آئی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک دھمک آئی، پھر ٹکرانے کی آواز آئی اور اس کے پیچھے پیچھے ایک گرم ہوا اڑ کر آئی اور کہنے لگی، تم کہتے تھے کہ میں میل کو آؤں گا۔ ڈورگا اس مٹی پر چلتا تھا جس پر اب ریت تھی اور جو کبھی ڈوبو مٹی کہلاتی تھی۔ یہاں اتنی ریت تھی کہ گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ کبھی یہاں ڈوبو مٹی ہوا کرتی تھی۔ ڈورگا جاتا تو صرف ایک کو ملنے تھا، پر وہ اکیلا نہ جاتا۔ وہ نہ جاتا تھا، یہاں وہ سب تھے جو آج تک بھٹے کی چار دیواری کے اندر پیدا ہوئے اور مر گئے۔ اینٹیں بناتے اور ڈھوتے ان کی کمر جھک گئی،
खाल सुकड़ गई और उनके जुस्सों से जानवरों जैसे बाल लटकने लगे। टोबू मिट्टी जो कभी थी, उसके खात्मे पर उसने रुखों के अंदर कदम रखा। वहां तारीकी ना थी, धूप लचकती थी। डोरगा बेधड़क चलता था क्योंकि धूप थी और वो देख सकता था, पर उसकी टांगें लरसती थी। भूख से जोर कम पड़ता था। इतने में मोर की आवाज आई, जैसे वो आखिरी बार बोलता हो। डोरगा ने देखा कि वो अपना झाड़ू फैलाए खड़ा तो है, पर उसकी पतली टांगे उसको सहारती नहीं है। वो गिरता है, फिर संभलता है। उसके रंग धूप में सूख चुके हैं, आंखें खुश्क हो चुकी हैं। डोरगा ने अपनी चपटी नाक के नथनों को फुलाकर खुश्क टहनियों की बांस को अपने अंदर खींचा कि वो कहाँ है। मैं तुझे सूंघता हूं। वो मुस्कुराया, बांस को अपने अंदर तक फैलाया और अंधाधुंध भागने लगा। पता नहीं वो खुश्क टहनी थी या मामन मासा का सूखा हुआ जुस्सा, जिसने उसके कदमों तले कड़कड़ाती टहनियों को सुना और देखा कि नीचे कोई गिरे हुए खुश्क तनों से टकराता उनको फलांगता भागता है। वो वहां एक सूखे हुए डाल के साथ खड़ा उडेक में था। उसकी काली भोर आंखें अपने जोर में बेसुध थी। उसके नथनों की गर्म हवा डोरगा के सहज जुस्से पर भाप की तरह फैलती थी और वो दोनों रुखों में मेल करते थे। मामन मासा, मामन मासा। चीवा एक सूखे हुए रुख के नीचे दुहाई दे रहा था। रेत आ गई है तुम्हारे रुख तक, आओ अंदर चले। चंद रुख अभी हैं, आओ उनमें गुम हो जाएं। और वो दोनों भी यहाँ हैं, आओ। और मामन मासा था या कोई सूखी लकड़ी की टहनी थी जो मुस्कुराती थी कि नहीं, मैं अब नहीं आऊंगा। मैं रुखों में रुख हूं और अलग नहीं हूं। मैं एक बार फिर उधड़ूंगा और मात खाऊंगा। उन दोनों का पसीना रेत में गिरता था और उसे कीचड़ में बदलता था और वो दोनों इस कीचड़ में कीचड़ होते थे। एक धमक थी जो फैलती थी और रुखों से बाहर जाती थी। जहां पर रोशनी थी वहां तक जाती थी और वो सुनती थी। फिर वो दोनों जोर लगाते थे और ऐसे एक पहर हो गया और शाम आ गई और फिर उसने जाना कि उसमें जान नहीं है। वो गया और उसमें सकत गुम हुई। हर तरफ चुप थी, सुनसानी थी, पर मोर बोलता था ऐसे जैसे पहले बोलता था जब रुखों में हरियावल थी। जब पड़ोसी उसके करीब से गुजरी थी तो वो मस्ती में बोलता था। भैंसे का सहज जुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। डोरगा ने अपने आप को उससे अलग किया और परे होकर खड़ा हो गया। सहज जुस्सा ठंडा हो गया। उसकी आंखें डोरगा को देखती थी और वो उसे देखता था। फिर पहली चींटी आई। उसके बाद खुश्क पत्ते और सूखी टहनियां उनसे स्याह होने लगी, जैसे पत्ते चलने लगते हों, जैसे टहनियों में जान पड़ गई हो। पर वो सारी चींटियां थी, वो उधर आती थी और डोरगा ने उन्हें देखा तो डरा और उसके डर को सूंघकर एक चींटी ने कहा, हम तुझे नहीं, इसे लेने आई हैं। और वो उसके सहज जुस्से पर चढ़ने लगी और उसके नीचे, ऊपर और हर तरफ स्याह होने लगी। यहां तक कि मुर्दा भैंसे का जिस्म धीरे धीरे वैसे ही चलने लगा जैसे चींटियों से भरा हुआ रोटी का एक टुकड़ा चलता है। वो उसे उठाकर ले जा रही थी। डोरगा हैरत में खड़ा था। हम इसे ले जाएंगी पर ये फिर आ जाएगा। एक चींटी ने कहा, फिर आ जाएगा? डोरगा फिर डरा। हाँ, और फिर तुम इसे मारोगे और ऐसा ही होता रहेगा। हाँ, हमेशा। सब चींटियों ने मिलकर कहा, ये फिर आएगा, इसके बगैर कोई समय पूरा नहीं होता। और मेरे बगैर? और तुम्हारे बगैर भी। सब चींटियां बोल रही थी, और तुम इसे फिर मारोगे और ऐसा होता रहेगा। वो उसे ले गई। तब डोरगा ने अपने आसपास देखा और देखा कि अब वहां एक भी रुख नहीं और साया नहीं और वो रेत के बेअंत मैदान में अकेला खड़ा है। वहां से बस्ती के छप्पर और घाघरा के ऊंचे किनारे साफ दिखाई देते हैं और वहां भी रेत है। हाँ, उसने देखा कि उस मैदान में दो टहनियां हैं, एक दूसरे से चिमटी हुई और उनमें जैसे जान है। और उसने देखा कि एक मोर है जिसके रंग फीके पड़ चुके हैं, आंखें खुश्क हो चुकी हैं और वो अपने झाड़ू फैलाए खड़ा है और चोंच खोलता है, पर बोलने को बोल नहीं सकता। ध्रुवा लगता नहीं था कि सांस लेता है, पर अभी उसमें हयाती का उपला सुलगता था और उस पर जमी राख की तह से दिखाई पड़ता था कि शायद अंदर कुछ नहीं, पर वो सांस लेता था। कभी कभार उसका पतला बाजू आहिस्ता से उठता और वो उस थोड़ी के गुच्छे को खुजाने की कोशिश करता। उसके करीब एक झंझर थी जो वर्चन वहां रख गया था। उसमें मिट्टी मिला पानी था जो वो पीता था, पर अब झंझर की तह में निरी मिट्टी थी, पानी खत्म हो चुका था। वो पिछले 3-4 रोज से यूं ही थड़े पर पड़ा राखी दे रहा था। उसे ठीक से मालूम नहीं था कि अंदर बाड़े में कितने बैल बाकी हैं भी कि नहीं। उसने हिम्मत करके आंखें खोली तो धूप उनमें पिघलने लगी। ये निरी आग थी, उसमें निरी जलन थी। बाड़े की दीवार खाली थी, उसके साथ कोई चारे का गट्ठा नहीं था। चारे लाने वाला कोई रहा भी नहीं था। उधर रुखों में तो कुछ था भी नहीं, ना घास, ना हरियाली, ना पत्ते। रेत यहां से वहां तक, जहां तक नजर जाती थी, लशकती थी। उसमें निरी जलन थी। उसके दिल में आया कि ये वही दिन है, यम के कुत्ते आएंगे, तभी उसे रुख दिखाई नहीं देते। वो तो वहां होंगे, पर उसकी आंखों के सामने कुछ और आ गया था। पर लगता यही था कि वहां कुछ भी नहीं। बस्ती से निकलने के लिए रास्ता उधर से जाता था और जो निकलता उधर से जाता था और ध्रुवा को कहता कि तू भी चल, देख हमारा टब्बर आधा रह गया है, हमारे माल डंगर आधे रह गए हैं, तो हमने से छोड़ा है। हम छोड़ना नहीं चाहते थे, पर अगर यहां रहेंगे तो फिर हम नहीं रहेंगे, तू भी चल। तो ध्रुवा कहता कि नहीं, और बड़ी मुश्किलों से नहीं कहता, क्योंकि उसमें तो दूसरों से भी कम सकत थी।
मैं इधर राखी पर बैठा हूं, इधर से जा नहीं सकता। राखा चला जाएगा तो बैल क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। और अब कितने दिनों से इधर कोई नहीं आया था, शायद सब जा चुके थे। वहां घाघरा के साथ, जहां घाघरा बहता था उसके साथ जो 2-4 गलियां थी उनमें अब रेत थी। घरों के छप्पर ढह चुके थे या आंधी से उड़ चुके थे। वहां कोई ना था और वो अकेला रह गया था। इस ख्याल से उसके कलेजे में हौल उठा कि इस बस्ती में और रुखों में जो वहीं होंगे जहां थे, पर उसे नजर नहीं आ रहे थे, और घाघरा के आसपास वो अकेला रह गया था। उसके सूखते जुस्से में एक झुरझुरी सी आई और वो जाने कैसे कुछ जोर लगाकर कोहनियों के बल उठ बैठा। बाड़े के अंदर वो थे जिनकी वो राखी करता था, तो वो अकेला कैसे हुआ? नहीं, वो घिसटता हुआ थड़े से उतरा और फिर दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। वो अंदर है, बाड़े में, तो उनके पास चलता हूं। यहां तो और कोई नहीं तो क्यों बैठा रहूं? दरवाजे के अंदर नींद तारीकी थी और उसमें से जो बास निकलती थी वो पेट से सब कुछ बाहर निकालती थी। पर ध्रुवा के पेट में क्या था जो बाहर आता? अंदर वो थे, पर गलते सड़ते और बदबूदार पानी छोड़ते जुस्से थे, जिनमें से उनकी हड्डियां बाहर निकलती थी और उनके गिर्द मांस ढलकता था। उनकी आंखें बह चुकी थी। ध्रुवा ने उन्हें पास जाकर थपका और उसके थपकते से मांस हड्डियों से गिरकर जमीन पर बहने लगा। पर उनमें से एक की आंखें थी और देखती थी। वो उठ नहीं सकता था और गिरा हुआ था, पर देख सकता था। और उनमें से एक और था जो अभी था, और वो भी ध्रुवा को देखता था। ध्रुवा को भी उन दोनों की 4 आंखें अंधेरे में नजर आ गईं और वो जान गया कि वो उसे ऐसे क्यों देखते हैं। उस बदबूदार और गलते सड़ते अंधेरे में कुछ देर बाद सिर्फ 4 आंखें थी जो अंधेरे में नजर आती थी, और अगर कोई उनमें देखता तो जान जाता कि ध्रुवा अब कहाँ है। और आखिरकार वरचन ने उस सवेर देखा कि ये सवेर भी वैसी है जैसी बेअंत गुजर चुकी है। पारोशनी और उसकी हड्डियों का गूदा खुश्क कर चुकी है, और आज भी वही दिन था जो पहले था, और कोई फर्क नहीं। हाँ, इतना फर्क है कि यह दिन उस बर्तन के पास है जो उन्हें मिट्टी में लेकर जाता है। अब वहां घाघरा नहीं था, उसके ऊंचे किनारे थे जिनके अंदर कहीं कहीं छोटे छोटे जौहर थे। पकली के घड़े कुछ टूटे हुए, कुछ सालिम, इधर उधर औंधे सीधे पड़े थे। उनमें से कुछ रेत में दबते थे, और वहां बस्ती नहीं थी, सिर्फ वो दोनों थे। और शायद आवे के पास डोरगा हो, शायद समरो भी हो जो पहले रोज आता था और बहेड़े में झांक कर चला जाता था, अब कई रोज से दिखाई नहीं दिया था। उनके अलावा वहां जलाने वाली धूप और खुश्की और हौल था जो कलेजे में बल खाता था। वो जान गया कि अगर वो आज न उठा तो शायद कल उसके घुटने जवाब दे जाए और सारा जुस्सा वहीं गिरकर रेत हो जाए। बहेड़े में भी पारोशनी का पोछा हुआ फर्श न था, निरी रेत थी जो चौखट से अंदर गिरती रहती थी, और उन्होंने उस आधी मुट्ठी कनक की रोटी के सिवा आज तक कुछ नहीं खाया था, और उनके अंदर सिर्फ मटियाला पानी था जो हर सवेर उन्हें कमजोर करता। तो वो जान गया कि कल सवेर वो उठ नहीं सकेगा, इस चौखट के पार नहीं जा सकेगा, तो वो उठा। पारोशनी चूल्हे के पास पड़ी थी जैसे सूखा हुआ परिंदा हो। झील किनारे गिरने वाले परिंदे चंद दिनों बाद ऐसे ही हो जाते थे जैसी क्या पारोशनी थी। हड्डियां और ढीला मांस, जबड़ा बाहर को निकला हुआ और खोपड़ी जैसे नंगी होने को हो। होठ ऐसे खिंचे हुए थे कि दांत ढलक न पाए। पारोशनी, वो उसके करीब हुआ और मेरा बोलने से उसका सांस उखड़ने लगा। उसकी आंखें थोड़ी सी खुली हुई थी जैसे चोरी देखती हो, और उन आंखों में सर्दी तैरती थी। उसके चेहरे पर एक मक्खी भी बनाने लगी। वरचन का दिल नीचे होता गया। ये चली तो नहीं गई पारोशनी? उसने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा और तब उसके पपोटे पूरे उठे, पर वो वहीं पड़ी रही। उठो, अब चलते हैं। उसने उसके बाजू को पकड़ा और उसे कंधे पर रखकर सहारा दिया कि वो उठकर बैठ सके, पर वो उठ न सकी। उठो, उसने गहरा सांस लेकर जोर जमा करके कहा, उठो चले। कहां? जहां पानी हो। वो मुश्किल से बोलता था, कहीं भी, यहां से चले। पारोशनी ने उसे देखा। हम डोरगा को भी साथ ले लेंगे, मुहंजे भी जा सकते हैं, वहां सिंदूर है। दांतों पर से हटे हुए होंठ और हटे, और वो मुस्कुराई, फिर हौले हौले अपने आप को उठाने लगी। घिसट कर दीवार के साथ लग गई। नहीं, उसने कहा। नहीं? वरचन हैरत में हुआ। कुछ मर चुके हैं, कुछ जा चुके हैं, पानी नहीं है और रेत है। कल तक हम हमेशा के लिए गुम हो जाएंगे। हमारा मांस मकोड़ों के लिए होगा। उठो चले। वो रुका और एक गहरा सांस लिया। मैं अब तक तुम्हारी तरफ देखता रहा हूं कि तुम क्या कहती हो, और अब मेरी आंखें मध्यम हो रही हैं और मैं तुम्हें देख नहीं सकता। पारोशनी जैसे गहराई में थी। सुनो। उसने अपना ढांचा हाथ वरचन के सीने पर रखा। मेरे पास आधी मुट्ठी कनक है। और तब वरचन ने जाना कि पारोशनी जा चुकी है और अब यहां उसका पिंजर है, और धूप ने और भूख प्यास ने उसका भेजा नरम कर दिया है। और वो पारोशनी जो थी और उन दोनों पर पूरा चांद पड़ता था, और वो रुखों के बीच झील के पास उस कलराठी जमीन पर जो कभी झील थी लेटे थे, और वो ऐसे पड़ी थी जैसे पत्तों और टहनियों वाला एक रुख गिर पड़ा हो। तो वो पारोशनी जा चुकी थी और ये सामने उसका पिंजर था, पर वो इस पिंजर को भी छोड़ना नहीं चाहता था। चलो पारोशनी, अब हम ठेकरियों से जाने जाएंगे।
आप खेल खड़े नहीं होंगे, चलो। नहीं। वो उठा तो लड़खड़ा गया, उसका जुस्सा साथ न देता था। वो फिर बैठ गया। मैं यहाँ क्या करता हूँ? यूं ऐसे पड़े रहना कि हवा कम हो जाए और सांस ना आए, गले पर हाथ रखकर बंदा होता हुआ ठंडा हो जाए और उस पर रेत की तह जम जाए और धूप उसे खुश्क कर दे, मकौड़ों का अन्न पानी बन जाए। वो उठा और लरसती टांगों ने उसे चौखट तक पहुंचा दिया। पड़ोसी की आंखें इसी तरह खुली थी और उनमें जर्दी तैरती थी, पर उन्होंने वर्चन को चौखट पार करते देखा। बाहर खाली गली में रेत पर उसके पांव घसीटते थे, पसीने गिरता था। चार दीवारी के अंदर डोरगा था और उसने देख लिया कि वर्चन आया है, खड़ा है और बोल नहीं सकता, उसका सांस टूटता है। चलो, बिलाखिर वर्चन ने कहा। डोरगा ने उसे सहारा दिया और वो पकली के आवे और घाघरा से दूर होने लगे, लड़खड़ाते और कमजोर जुस्से जो रेत पर घसीटते। हाँ, वर्चन ने यह देखा कि डोरगा अब झुका हुआ नहीं है। वो कई दिन वहीं पड़ी रही और उसके महावरे पर मक्खियां भिनभिनाने लगी, क्योंकि ना वो चलती थी और ना आंखें खोलती थी, और वो जहां थी वहीं रही। उसका वहेड़ा रेत से भर रहा था। धूप तेज होती थी तो वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती और दीवार के साथ लग जाती। उसका मुंह खुला रहता। वो अपने अंदर कहीं सांस लेती, पर बाहर से पता न चलता। वो अंदर कहीं सोचती थी कि मैं अभी हूं और अपने वहेड़े में पड़ी हूं। रेत चौखट पर से अंदर गिर रही है और मुझ पर मक्खियां भिनभिनाती हैं, और वर्चन जा चुका है। यह रस्म का आखिर था। गर्मी अब भी हर शय को सुखाती थी, उसका भोग बनाती थी। उन्हीं दिनों वो खेत खोदते, बीज डालते और बड़े पानी के उडेक में बैठते। पर उन दिनों वो एक बस्ती थे, जैसा कि उस फकीरों ने देखा था। नीचे की लकीर है और उसकी सुकड़ती आंखों ने पहचान की थी। लचकती लकीर रेत न थी, उसमें नमी की झलक थी, और उस लकीर के किनारे कोई बस्ती थी, और उससे परे हरियावल के टुकड़े और रुख थे, जिनकी बास मुर्दा होती नाक में भी उतरती चली गई थी। एक सवेर ऐसी आई, वो वहां पड़ी अपने अंदर कहीं सोचती थी कि मुझ पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और मैं इस धूप में जलती और गर्मी में पड़ी हूँ। मुझ में इतना जोर नहीं कि अपना सूखा हुआ पिंजर घसीट कर अंदर ले जाऊं, कुएं वाले कमरे में और बोके में से पानी निकालूं। उसकी जुबान तालू के साथ चिपक कर खुश्क हो चुकी थी। उसके अंदर इतनी नमी ना थी कि उसे पसीना आता। वो एक खुश्क लकड़ी की तरह धूप में पड़ी रही। एक सवेर ऐसी आई कि मकौड़े उसके जुस्से पर रेंगते थे और उसके खुले मुंह में मक्खियां भिनभिनाती थी। उसकी अधखुली आंखों के सामने कुछ ना था, वो डूबती थी। तब अंदर ही अंदर उसने जाना कि वो जाने को है, और उस बस्ती में उसके सांस पूरे हुए। पर वो ऐसे तो ना जाती थी ना, वो अपनी बस्ती छोड़कर ऐसे ना जाती। उसके पपोटे ऊपर हुए, उसका एक हाथ बुरी तरह कांपने लगा, जिसे उसने दूसरे हाथ से दबाकर रोका। उसने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह बंद किया जो कब से खुला पड़ा था। फिर उसने दोनों हथेलियां वहेड़े की रेत पर जमाई। उसका जुस्सा कपकपा रहा था। वो धीरे धीरे घिसटने लगी। वो अपने आप को कुएं वाले कमरे के पास ले गई। वहां एक नम ठंडक होती थी। मुंडे पर रखे बोके को उसने हाथ से धकेला तो खामोशी रही, और कुछ देर के बाद वो कहीं गिरा। पड़ोसी उधर पड़ी रही बहुत देर तक। कभी वह अंधेरे में होती और कभी उसे कुछ दिखाई देता। वो बहुत देर तक पड़ी रही। फिर उसने रस्सी को थामकर खींचना शुरू किया, और ये बोका कभी इतना भारी ना था। वो उसे थोड़ा सा खींचती और होंकने लगती, फिर देर तक पड़ी रहती और फिर कोशिश करती। बोका मुंडेर के पास आ गया तो उसे झुककर हाथ से बाहर लाने का मसला था। वो उस पर झुकी रही। उसने बोके को पकड़ कर रखा था, पर उसमें इतना जोर कहाँ था कि उसे बाहर निकालती। एक बार तो बोका उसे अपने साथ कुएं में घसीटने लगा और वो मुंडेर से टकराकर उधर गिर गई। वो सांस में बेहाल होती रही, अपने अंदर हवा खींचने का जतन करती रही। आखिर को उसने बोका बाहर निकाल लिया। वो बहुत भारी था, उसमें पानी ना था, मेरा कीचड़ था। उस कीचड़ में उसने हाथ डाले और फिर उसे अपने बांधरे पर मला। यूं से कुछ ठंडक मिली, कुछ जोर मिला। नहीं, यहाँ इस वहेड़े में बैठे बैठे मुझे मकौड़े नहीं खाएंगे। वो घसीटते हुए वहेड़े में आ गई, दीवार के साथ लगकर बैठी रही और बहुत देर तक बैठी रही। फिर दीवार को थामकर डोलते हुए अपने आप को सीधा किया और टांगों पर सीधी खड़ी हो गई, जो कभी कमजोर दिलों की तरह धड़कती थी। फिर दीवार को थामकर डोलते हुए अपने आप को सीधा किया। उसने चौखट को पार किया। गली में रेत थी। वो घसीटती हुई आगे चली जा रही थी। उसके सूखे चमड़े को गर्मी पिघलाकर नरम करती थी। वो आगे होती चली गई। वहां सरोड भी खुश्क हो चुके थे। पानी के बगैर वो बढ़ते न थे। किनारे के करीब पहुंचकर वो एक बार गिरी और मुंह खोले वहीं पड़ी रही। उसके चेहरे पर कीचड़ का पोछा खुश्क हो चुका था। उसके बालों और मुंह में रेत जाती थी। समड़ा अपने छप्पर में औंधा पड़ा था। उसकी आंखें भी बेजान थी। उसके अंदर रेत ही रेत थी। उसके अंदर भी कुछ था जो कहता था, समरो तुम गए, तुम यहीं पड़े रहोगे, मक्खियां तुम्हारे खुले मुंह के अंदर भिनभिनाएंगी, मकौड़े तुम पर चलेंगे। वो ऊँगता था और तब उसे लगा कि उसके छप्पर के सामने कोई था, और वो बहुत देर तक सामने था। फिर आगे हो गया। दो गर्दन सीधी करके देखने की कोशिश करता कि कौन है, पर गर्दन ढलक जाती। घाघरा में पकली के घड़ों की ठेकरियां गर्म हवा से तपती थीं। कभी पारोशनी एक नाव में उसके पार गई थी और उधर ऊपर खाली आसमान था जो रोशनी कम करा था। उसके आसपास कुछ ना था, बस वो खुद थी, और मिट्टी में ऐसी महक थी
जो उसके सर में असर करती थी, और जब वो हल्की हुई थी तो जैसे दरिया में तैरती थी कि उसका सारा जिस्म आसपास की मिट्टी पानी थी। उसके कान सुनते थे पर रोने की आवाज ना आई। ये सब क्या है, क्यों है, किधर है, और अगर है तो कहाँ है, हम क्यों हैं, हम क्या हैं? मासा फिर हंसा कि तुम बस्ती में क्यों रहती हो, वहां पानी है, घाघरा है इसलिए, और अगर वहां पानी ना हो, घाघरा ना हो। पारोशनी। उसने महांद्रा उधर करके नहीं देखा जिधर से आवाज आई थी कि जाने किसी ने नाम दिया है या नहीं, और कौन है। रुखों के सांस हैं जो ये कहते हैं। दूसरी बार यह आवाज जरा पास से आई कि समरो था, जो मुंह खोले हाँपता हुआ आता था। पारोशनी ने उसको धुंधलाई हुई आंखों से देखा और जाना कि वो तराजू के दो बाट थे, बराबर के, पर नहीं, बराबर के नहीं थे। उनमें से एक भारी निकला और पलड़ा इधर हुआ। उसने हाथ उठाया, आगे किया और समरो के कांपते बाजू को पकड़कर सहारा दिया, और वो उसके पास और रेत पर उसके साथ गिरा। उसके छूने में एक जोर था जो वो दोनों नहीं जानते थे कि वहां था, और अब उनके जुस्सों में जान डालता था। घाघरा के किनारे उस जलाती धूप में जब सूरज सर पर था और अलाव था, आसपास चुप थी, न रुख थी, न बस्ती थी, न जनावर, और न कोई और था, न पानी था। ऊंचे किनारे थे और उनमें खुश्क रास्ता था जिस पर कभी दरिया था, और उस पर अब पारोशनी और सुमरो पड़े थे, और उनके नीचे कहीं किसी घड़े की ठेकरियां थी जो उनको चुपती थी। और उनमें उस रात का जोर आया जब वो रुख थी और उस रुख में वरचन जान नहीं डाल सका था, और तब वो उधर आई थी इसी दरिया के किनारे। यहाँ सुमरो था और फिर रात की चुप थी, और अब सूरज का लाव था, आसपास चुप थी, और ना रुख थे, ना बस्ती, और ना कोई जानवर, ना कोई और। उनके लिंग जो पहले मरते थे अब जिंदा होते थे, और उनमें जोर भरता था। वो उसके अंदर सांस लेता था और पिघलाता था। उसके ऊपर सूरज अलाव था जो उसकी आंखों में था। उसका जुस्सा थरथराने लगा। उस पल उसने जाना कि अब अगर कत्ते का महीना है तो सोन भादों में आना बनता था, और वो दम साधे सुनेगी और वो रोएगा। और वो जान गई थी कि इस पल जब वो घाघरा की खुश्क रेत पर पड़ी थी और ये रेत गीली होती थी, वो देखती थी समरो उस पर से उठा है और कहता है, मैं जब भी देखता था तो यही देखता था कि ऊंचे किनारे हैं, दरमियान में खुश्क रास्ता है और उसकी मिट्टी में ठेकरियां हैं, आसपास कुछ नहीं, रेत है और वीरानी है, और मैं सब सोते में देखता था, तो अब ये सब कुछ मेरे सामने है। मैं अब सोता हूं या जागता हूं। वो ये कहता था और चलता जाता था। पारोशनी पासा पलटकर उसे देखती रही कि वो ये कहता जा रहा है और चलता जा रहा है। फिर खुश्क रास्ते के दरमियान में खड़े होकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो पारोशनी को वहां सूरज के अलाव के नीचे एक रुख की तरह लेटे देखा। पारोशनी ने उसको वहां खड़े देखा और फिर आंख झपक कर देखा तो वो वहां नहीं था। वो उठी और अपने आप को संभालती उधर गई। अब वो लड़खड़ाती ना थी, पर वहां कोई ना था। वो उस खुश्क रास्ते में गुम हो चुका था, वहां ना था जहां वो सोते में आता था, और अब वो वहां जागते में चला गया था। फिर वो बस्ती को लौटती थी। जब गली आई तो वो रुकी। वहां धूल ना थी, उसके तलवों तले तपती रेत थी। उसने गर्दन पीछे करके ऊपर आसमान को देखा जो गर्मी से निचड़ गया था और फीका होकर सफेद हो रहा था। उसके वेहड़े में धूप ढल रही थी। वो थड़े के करीब जाकर एकदम भूख, प्यास और धूप के नीचे आई और गिर पड़ी। बहुत देर तक वहां पड़ी रही और छप्पर की कच्ची दीवार को धूप में धीरे धीरे छोड़ती रही और ऊपर होती रही। वो जोर जो जाने कहां से आया था और उसके जुस्से में बहता रहा था अब जा चुका था। उसका मांस प्यास से सूखता था, उसका मुंह खुलता था और एक बार फिर मक्खियां उसके खुले मुंह के गिर्द भिनभिनाती थीं। उसने बड़ी मुश्किल से वो बाजू अपने बोझ से निकाला जिस पर वो गिरी थी। उस बाजू पर कंगन थे जो उसे चुभते थे। फिर वो अपना पूरा जोर लगाकर दूसरे बाजू में लाकर कोहनी टिकाकर उठी और बैठ गई। हौले हौले वहड़ा पार करके चूल्हे के पास हो गई। ये चूल्हा पकली ने पका कर दिया था। अपलों के बीच रखे कख घाने और सूखी घास पत्थरों की रगड़ से फूटने वाली पहली चिंगारी से ही सुलगने लगे और अपलों का मेहंदी रंग स्याही में बदलने लगा। पारोशनी चूल्हे पर झुकी और सांस अंदर खींचकर अपलों पर फूंक मारी। उसके अंदर आग की बड़बड़ाहट सुनाई दी और फिर बुझ गई। दूसरी फूंक के बाद वो धुआं देने लगे। पारोशनी पीछे हो गई। सफेद धुआं वेहड़े में से उठकर गली में फैलता चला गया। पारोशनी अपने बाजू समेटे उन पर थोड़ी रखे उस चूल्हे को तकती थी जिसमें उपले सुलगते थे। अगले असू में उसे आना था और अभी से महसूस होता था। फिर धूप बस्ती से भी परे हुई तो वेहड़े में शाम आने लगी। अपले ज्यादा रोशन लगने लगे। पारोशनी उन्हें बाजू घुटनों पर रखे देखती रही। छप्पर के नीचे घड़ों की पाल थी और उसमें वो घड़ा था जिसमें आधी मुट्ठी कनक थी और कनक का स्वाद था। पारोशनी उठी और उस घड़े को उतारकर वेहड़े में लाई। उसके गोल मुंह में हाथ डालकर उसने कनक के दानों को टटोला तो उसके छूने से उसे एक झुरझुरी सी आई। वो बीज थे जिनके आसपास पूरी हयाती होती थी। वो मिट्टी थे जिसके बगैर जड़ें धूप में सूखती हैं, गहरी नहीं होती। उसने उनमें से आधे दाने मुट्ठी में समेटे और आधे घड़े में रहने दिए। अपलों पर राख की तह जम रही थी और उनमें से लौ बुझकर आती थी। वो छप्पर के सामने बनी अधखुली पर झुकी जिसमें रेत भर गई थी।
اس نے اس میں سے ریت نکالی اور جھک کر پھونک ماری اور مٹھی میں بند کن کے چند دانے اس میں ڈال دیے۔ مونگلی کنویں والے کمرے میں دھری تھی۔ وہ اسے لینے اندر گئی تو ایسے لگا جیسے ادھر اس تاریک کمرے میں کنویں کے اندر کوئی ہے جو سانس لیتا ہے اور اس کے سانس کی گونج کنویں کی گولائی میں گھومتی گم ہوتی ہے۔ اس نے مونگلی اٹھائی تو وہ اس کی انگلیوں کو بہت پرائی لگی کہ یہ کب تھا جب اس نے آخری بار کنک کوٹی تھی اور پیسی تھی اور پھر روٹی پکائی تھی۔ یہ تو بہت دن پہلے ہوا تھا جب وہ سب تھے۔ پاروشنی نے مونگلی کو دونوں ہاتھوں سے درمیان میں سے پکڑا اور اوپر اٹھایا۔ وہ بہت بھاری تھی۔ پاروشنی کا زور جا چکا تھا۔ اس کی ٹانگیں لرزنے لگی۔ اس کی پیاس اسے بے حال کرتی تھی۔ اوکھلی میں کنک کے چند دانے تھے اور اوپر پاروشنی کے ہاتھوں میں مونگلی تھی جس کے سرے پر ایک پتھر کا ٹکڑا تھا کنک کوٹنے کے لیے۔ اس نے مونگلی کو اپنا بچا ہوا زور دیا اور اسے اوکھلی میں دے مارا۔ کنک کے دانے اس کے نیچے آ کر پسے گئے، پر چند دانے مونگلی کے کنارے سے لگے اور وہ اڑ کر اس کی پنڈلیوں میں تیز کانٹوں کی طرح لگے۔ وہ مونگلی کو خاص ٹھہراؤ کے بعد اٹھاتی اور فضا میں بلند کرتے کرتے گہرا سانس جسے میں بھرتی، پھر منہ کھول کر سانس باہر لیتے ہوئے ایک لمبی ہو کے ساتھ اسے کنک پر دے مارتی۔ مونگلی کا سرا کنک پر گرتا تو دھم کی آواز آتی۔ پاروشنی سانس نکالتے ہوئے جو ایک لمبی ہو کرتی تو مونگلی کی دھم اور پاروشنی کی ہو مل کر ایک سر بناتے اور یہ آواز بتاتی کہ یہ پاروشنی ہے جو شام کی روٹی کے لیے کنک کوٹتی ہے۔ پر یہ آواز اب کسے بتاتی؟ وہاں کوئی کچھ نہ تھا، وہاں سننے والا کوئی نہ تھا، اور اس میں ایک آواز اور بھی شامل ہوتی تھی۔ اس کے کنگن بازو اوپر کرنے سے کھنکتے ہوئے نیچے آتے اور شور کرتے، اور تب اسے یاد آیا کہ وہ اس شور کو کم کرنے کے لیے کنگن اتار کر کنک کوٹا کرتی تھی۔ اس نے دونوں بازوؤں میں سے آدھے آدھے کنگن اتار دیے۔ اب ان کا شور کم تھا لیکن تھا، اور یہ شور اس کے ماتھے پر لگتا تھا۔ اس نے مونگلی رکھ کر سارے کنگن اتار دیے۔ اب وہاں کوئی شور نہ تھا، صرف ہو دھم، جو کچھ پہن لو، جتنا کچھ، اتنا شور، اتنا بھار۔ پاروشنی کا جسہ پسینے میں بھیگتا تھا اور شام میں بھی دکھائی دیتا تھا۔ اس کے سوکھے ہوئے جسے میں سے ہڈیاں جیسے ماس سے باہر آتی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی ہوتی تھیں اور اندھیرے میں دکھائی دیتی تھیں۔ دھم ہو دھم۔ پاروشنی کے پیروں میں ریت اس کے پسینے سے گیلی ہوتی تھی۔ گھاگرا کے اونچے کناروں کے اندر اب خشک راستہ آخر تک چلے گا جس میں صرف ٹھیکریاں ہوں گی اور خشک ہونگے ہوں گے، اور پکلی کے آوے سے کبھی دھواں نہیں اٹھے گا، اور چتر کی چاندنی میں گھاگرا کے پانی کبھی نہیں لشکیں گے۔ وہ یہ سب جانتی تھی، اور پھر بھی وہ کنک کوٹتی تھی کہ اس کے پاس آدھی مٹھی کنک تھی اور اس کے کھیت ہرے ہونے تھے۔ دھم ہو دھم ہو۔ کنک کوٹنے کی دھم دھم کی آواز اٹھتی تھی اور پاروشنی کے وہیڑے سے اوپر ہوتی تھی اور پھر پھیلتی تھی اجاڑ چھپروں پر اور ریت سے اٹی گلیوں میں اور ڈوبو مٹی پر جو کبھی تھی، اور وہاں جہاں کبھی رخ تھے اور اب ریت تھی، ایک سوکھی ٹہنی تھی اور مور کا پنجر تھا جس کے جھاڑوں کے رنگ اڑ چکے تھے، اور وہاں جہاں کبھی دریا تھا اب خالی اونچے کنارے تھے اور ان پانی کے بجائے دھم دھم کی آواز ٹھہرتی تھی اور تیرتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔